बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आप सब खैरियत से होंगे। आपने ईद एंजॉय की होगी। तो आप जो टॉपिक हमारे चल रहे थे उसी को हम कंटिन्यू चलाते हैं कि हमने स्ट्रक्चर ऑफ गैमेट्स को पढ़ लिया था, फर्टिलाइजेशन के इवेंट्स देख लिए थे, यानी जाइगोट फॉर्मेशन तक हम पढ़ चुके हैं। अब जो नेक्स्ट पॉइंट इसमें आता है, आपकी बुक का चैप्टर नंबर 8 है, इसमें है अर्ली डेवलपमेंट। अर्ली डेवलपमेंट से मुराद है क्लीवेज। जब जाइगोट बन जाता है तो जाइगोट के बाद जो नेक्स्ट स्टेप होता है उसको क्लीवेज कहते हैं। क्लीवेज क्या है? डिवीजन ऑफ जाइगोट। डिवीजन ऑफ जाइगोट को क्लीवेज कहते हैं। ठीक है, तो कहता है कि फर्टिलाइजेशन इज व्हाट द इनिशिएटिंग स्टेप इन द डेवलपमेंट। सबसे पहला स्टेप फर्टिलाइजेशन है। फर्टिलाइजेशन के नतीजे में जो चीज़ बन रही है वो जाइगोट है। अब जाइगोट सिंगल सेल है। इस सिंगल सेल से एक पूरे का पूरा इंडिविजुअल बनेगा। अगर हम ह्यूमन की बात करें तो जो ह्यूमन इन्फेंट पैदा होता है वो बिलियंस ऑफ सेल से बना हुआ। तो उस एक सेल से इतने ज़्यादा सेल और ये सारे स्ट्रक्चर किस के नतीजे में बनते हैं? क्लीवेज के नतीजे में। कि अब उस एक जाइगोट के न्यूक्लियस में जितना भी जेनेटिक मटेरियल है वो उसका जो साइटोप्लाज्म है वो डिवाइड होगा, रीडिवाइड होगा, जिसके नतीजे में मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ सेल्स बनेंगे, जिसके नतीजे में मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बनेगा। बिलियंस ऑफ सेल्स से मुराद मिलियन ऑफ सेल्स जो हैं जिसकी बॉडी में होंगे उनको हम मल्टी सेलुलर एनिमल्स कहते हैं। अब वो जब वो सिंगल सेल से उसकी पूरे ऑर्गन बनते हैं, पूरा स्ट्रक्चर बनता है, तो उसको हम टू क्रिटिकल स्टेजेस कहते हैं। जी, तो पहला बेटा इसमें जो स्टेप आएगा बच्चों वो होगा क्लीवेज का, और दूसरा आएगा गैस्ट्रुलेशन। क्लीवेज के नतीजे में, क्लीवेज की आप डेफिनेशन 9th क्लास से या फर्स्ट ईयर से करते आ रहे हैं। क्लीवेज क्या है? डिवीजन ऑफ जाइगोट टू फॉर्म अ बॉल ऑफ सेल्स। वो जो बॉल ऑफ सेल्स बनते हैं उनको हम ब्लास्टोमियर्स कहते हैं। डिवीजन ऑफ जाइगोट को क्लीवेज कहते हैं। क्लीवेज के दौरान क्या होता है? रैपिड सेल डिवीजन होती है। इसमें साइटोप्लाज्म भी डिवाइड करता है, फर्टिलाइज्ड है, जिसकी नतीजे में ब्लास्टोमियर्स बनते हैं। ब्लास्टोमियर्स, आगे वो वर्ड आएगा, ये स्पेसिफिक टर्म आपने यहाँ पे लिखनी है। These cells then undergo the dramatic displacement during the gastrulation. गैस्ट्रुलेशन सेकंड स्टेप है, जिसमें क्या होता है कि सेल्स जो हैं वो रीअरेंज होते हैं, जिसके नतीजे में जर्म लेयर बनती है, यानी वो एक्टोप्लाज्म और एंडोप्लाज्म वगैरह। तो ग्रेजुअली हम इस पे बात करेंगे। पहले बच्चों हम चलते हैं क्लीवेज पे। क्लीवेज क्या होता है? वंस द फर्टिलाइजेशन इज कंप्लीट, द डेवलपमेंट ऑफ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म proceeded by the cleavage, and cleavage is the series of mitotic division where the enormous volume of the egg cytoplasm is divided into the numerous smaller nucleated cells, and these cells are called blastomeres. ये मैं आपको कह रहा हूँ, ये क्लीवेज की डेफिनेशन है। क्लीवेज में कौन सी डिवीजन होती है? माइटोटिक डिवीजन होती है। ये बात आपने ध्यान में रखी। और एक और भी कॉन्सेप्ट आपको यकीनन पता होगा कि जब जाइगोट बन जाता है, जाइगोट बनने से ऑनवर्ड इंसान, एनिमल जो भी हैं, जो भी ऑर्गेनिज्म है, उसकी बॉडी में जितनी भी डेवलपमेंट होती है वो सारी माइटोसिस की वजह से होती है। वंस अगेन अगर ह्यूमन की अगर हम बात करें, जब वो ह्यूमन पैदा हो जाता है, फिर जब वो सेक्सुअली मैच्योर होता है, उसके गैमेट्स में मायोसिस होगी, उसके गैमेट्स में मायोसिस होगी। बाकी जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं उन सब के अंदर माइटोसिस होती है। हम नेल काटते हैं, नेल बढ़ जाते हैं आपके। अब हेयर कटाई करते हैं, हेयर ट्रिमिंग करते हैं, दोबारा हेयर ग्रो कर जाते हैं। हाइट छोटी होती है, बचपन में हाइट बढ़ जाती है, बॉडी के मसल्स बढ़ जाते हैं, ये सारे बोन्स बढ़ जाती हैं। ये सारी जितनी भी ग्रोथ हो रही है ना, ये सारी की सारी जो है वो माइटोसिस पर डिपेंड कर रही होती है। तो मैं आपको बताना ये चाह रहा हूँ कि हमारी बॉडी में जितनी भी इसके बाद जाइगोट के बाद जितनी भी ग्रोथ होती है वो सारी माइटोसिस डिपेंडेंट होती है। ठीक है जी। तो इसमें बच्चों हम चूंकि अगर स्पेसिफिकली क्लीवेज की बात करेंगे तो क्लीवेज जाइगोट में होता है। ठीक है,
जाइगोट से जब एम्ब्रियो बनता है उस वक्त तक क्लीवेज होता है। उसके बाद जब इसके सेल बन जाते हैं फिर उसके बाद गैस्ट्रुलेशन होती है। गैस्ट्रुलेशन से सेल की रीअरेंजमेंट होती है, वो हम इंशाल्लाह आगे आएगा तो बात करेंगे। अच्छा, अब कहता है कि इन मोस्ट स्पीशीज initial rate of the cell division and the placement of blastomeres with respect to one another undergo the control of the protein and the messenger RNA present in the oocytes. Messenger RNA present in the oocytes. जो मैसेंजर आरएनए सेल के साइटोप्लाज्म में होता है वही सारी की सारी इसकी क्लीवेज को कंट्रोल कर रहा होता है। ड्यूरिंग द इनिशियल फेज ऑफ development when the cleavage rhythm are controlled by the maternal factor। ये बहुत अहम बात है क्योंकि क्लीवेज मैंने जब हमने गैमेट्स का स्ट्रक्चर पढ़ा था तभी आपको बार बार ये बात बताई है कि जब जाइगोट बनता है तो उसके सेल के अंदर जो मेल साइड से जो स्पर्म से जो चीज़ एंटर हो रही है वो सेल वो स्पर्म का न्यूक्लियस है और सेंट्रियोल है, जबकि बाकी सारी जितनी भी अर्ली ग्रोथ होती है वो मैटरनल फैक्टर्स की वजह से होती है। ठीक है, इसीलिए साइटोप्लाज्मिक वॉल्यूम जो है शुरू में इंक्रीज नहीं होता है। The enormous volume of zygote is divided into smaller cells. So first zygote is divided into half, यानी पहले 2 सेल बनते हैं, फिर 4 बनते हैं, फिर 8 बनते हैं स्केयर की वैल्यू के साथ, फिर 8 से 16, 16 से कितने होते हैं 64, 64 से 280 शायद बनते हैं, और इस तरह से ये पूरे का पूरा मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर बन जाता है। एक और बहुत अहम बात ये है कि डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म विदाउट इंक्रीजिंग ऑफ वॉल्यूम, वॉल्यूम का मतलब है कि सेल का साइज नहीं बढ़ता, इज कंट्रोल्ड बाय द अबॉलिशिंग द गैप पीरियड ऑफ द सेल साइकिल, यानी क्लीवेज के दौरान G1 और G2 फेज नहीं होता। यकीनन आपने मॉलिक्यूलर में या फिजियोलॉजी में जब सेल साइकिल पढ़ा होगा तो आपने सेल के साइकिल के स्टेजेस पढ़े होंगे, G1 फेज, G2 फेज, S फेज, G0 फेज। तो जो क्लीवेज भी एक सेल साइकिल या सेल का डिवाइड होना है, इसमें G1 यानी ग्रोथ फेज नहीं होता। जब G1 और G2 फेज नहीं होते तो सेल का साइज इंक्रीज नहीं होता। The nuclear division occur at the rapid rate never seen। क्या था कि न्यूक्लियर डिवीजन भी हमें कोई खास नजर नहीं आ रही। ये कुछ एक एग्जाम्पल दे रहा है कि फ्रॉग के एक 43 आवर्स में 37,000 सेल्स बन जाते हैं, ड्रोसोफिला कितने बन जाते हैं, तो ये सेल्स को आपने देख लिया। अब हम आगे चलते हैं मैकेनिज्म ऑफ क्लीवेज पे कि भाई ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो एक सेल को 2 सेल में डिवाइड कर देते हैं। यानी यूँ समझिए आप कंट्रोल ऑफ सेल साइकिल है, जो आपने शायद जेनेटिक्स में भी हमने डिस्कस किया था। बिल्कुल, जेनेटिक्स में भी हमने डिस्कस किया था कंट्रोल, जो जब मैंने आपको ट्यूमर वाला टॉपिक पढ़ाया था उस वक्त भी मैंने आपको ये पढ़ाई, माइटोसिस प्रमोटिंग फैक्टर, तो आप उसको भी रिकॉल करें। तो यहाँ भी ये दोबारा आ गया इसमें, ये कहते हैं कि ट्रांजिशन फ्रॉम जाइगोट टू द क्लीवेज इज कंट्रोल्ड बाय द MPF, माइटोसिस प्रमोटिंग फैक्टर। दिस MPF is responsible firstly by to restart the meiotic division। आपको पता है कि जब जाइगोट बनता है तो उसमें मायोसिस रुकी हुई होती है एग में, तो वो दोबारा मायोसिस होती है। उसके बाद दिस इट कंटिन्यू to play the role after the fertilization and regulate the cell cycle of early blastomeres। ये वर्ड जब भी आप क्लीवेज पे लिखेंगे तो ब्लास्टोमियर का बताना आपके लिए बहुत जरूरी है कि ब्लास्टोमियर कैसे बनते हैं। ठीक हो गया। अच्छा स्टूडेंट्स, इसमें हम जो मैकेनिज्म हम देखेंगे इसमें माइटोसिस प्रमोटिंग फैक्टर्स हैं। फैक्टर मतलब सेल के जो जाइगोट है मैटरनल साइड से उसमें कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं, तो फैक्टर मीन्स प्रोटीन्स हैं। ये प्रोटीन्स जो हैं ये इनको सपोर्ट करेंगी, सेल को एक सेल से 2 सेल बनने में मदद करेंगी। ठीक हो गया। तो उस पर हम बारी बारी बात कर लेते हैं कि कैसे क्लीवेज होता है। कि ब्लास्टोमियर जनरली प्रोसेस थ्रू द बाईफेजिक सेल, डाईफेजिक सेल साइकिल। बाईफेजिक सेल साइकिल का मतलब है कि सेल डिवीजन होती है जिसमें M फेज होती है और S फेज होती है।
G1 और G2 फेजेस नहीं है। जो नॉर्मल सेल साइकिल होता है उसमें 4 फेजेस होती हैं, वो मल्टी फेजिक होती है, जिसमें G1, G2, S फेज, M फेज वगैरह होते हैं। तो यहाँ पर जो क्लीवेज के जो सेल बनेंगे ये बाई फेजिक होते हैं, इसमें M फेज होगा और S फेज होगा, यानी एक सेल से 2 सेल बनेंगे, और S मतलब सिंथेसिस फेज होता है, इसमें DNA सिंथेसिस होती है। The MPF activity of the early blastomere is regulated, is highest during M phase, is undetectable. The shift from M to S phase in the blastomere is driven by MPF factor. यानी माइटोसिस फेज से वो जो अगले सिंथेसिस फेज में जाएगा तो उसको कौन कंट्रोल करेगा? MPF कंट्रोल करेगा। ठीक हो गया। अच्छा, अब MPF के अंदर ऐसी कौन सी चीज़ है जो उसको ये काम करने पे मजबूर करती है, उसको गवर्न करवाती है, उसको ये एबिलिटी देती है कि तुमने सेल साइकिल कंट्रोल करना है? कहता है व्हेन MPF इज माइक्रो इंजेक्टेड इनटू द सेल, कि अगर हम MPF को इंजेक्ट करेंगे सेल्स के अंदर, माइक्रो इंजेक्ट कर देंगे, दे एंटर द माइटोटिक फेज। माइटोटिक मतलब डिवीजन फेज। इट मींस कि MPF जो है, MPF इट हैज द एबिलिटी टू स्टार्ट द सेल डिवीजन। माइटोसिस क्या है? सेल डिवीजन है। क्लीवेज क्या है? सेल डिवीजन। क्योंकि MPF क्या करता है? न्यूक्लियर इन्वेलप को ब्रेक करवाता है, क्रोमैटिन को डेंस करवाकर क्रोमोसोम में कन्वर्ट कर देता है। और अगर MPF को डिग्रेड कर दिया जाए तो सेल डिवीजन नहीं होती। ये वो आपको कहना चाह रहा है, ये जो साइंटिस्ट हैं इन्होंने इस बात को वेरीफाई किया। ठीक हो गया। अच्छा, अब हम चलते हैं कि MPF किस तरह से काम करता है, माइटोसिस प्रमोटिंग फैक्टर किस तरह से काम करता है। ये मैंने आपको जेनेटिक्स में भी पढ़ाया हुआ। ये कहता है कि माइटोसिस प्रमोटिंग फैक्टर कंसिस्ट ऑफ 2 यूनिट्स। इसके 2 यूनिट्स होते हैं। एक यूनिट का नाम है साइक्लाइन बी, और साइक्लाइन बी जो है ये डिपेंड करता है साइक्लाइन डिपेंडेंट काइनेज के ऊपर। इसके 2 यूनिट्स हैं, एक साइक्लाइन बी है, दूसरा साइक्लाइन डिपेंडेंट काइनेज है। होता क्या है, ये जो साइक्लाइन डिपेंडेंट काइनेज होता है ये सेल में मौजूद रहता है, लेकिन ये साइक्लाइन बी ये डिग्रेड हो जाता है, टूट जाता है जब माइटोसिस खत्म हो जाता है। जब ये साइक्लाइन बी साइक्लाइन डिपेंडेंट काइनेज से मैच कर जाते हैं तो ये एक्टिव हो जाता है। इसको अभी हम पढ़ लेते हैं, एक्टिव और इनएक्टिव फॉर्म में। ये consist of the one large subunit, that is cycline B, that play key role in the mitosis regulation, which accumulate during the S phase and degrade, बाद में ये टूट जाता है after the cell have reached the M phase। ये भी आपका MCQ आ सकता है कि साइक्लाइन बी बनता कब है और टूटता कब? S फेज, सिंथेसिस फेज। तो ये माइटोसिस बाईफेजिक होती है, इसमें यही 2 फेजेस होती है। मैं बार बार आपको बता रहा हूँ, क्लीवेज की माइटोसिस बाईफेजिक होती है। The cycline B is often encoded by the messenger RNA stored in the oocyte cytoplasm। यानी साइक्लाइन B प्रोटीन है, फैक्टर है ना प्रोटीन। इन प्रोटीन को कौन बनाता है? मैसेंजर आरएनए जो सेल में मौजूद होता है। साइक्लाइन B regulate the small subunit called cycline dependent kinase। This kinase activates the mitosis by the phosphorylation of several target proteins, including histone protein, the nuclear envelope lamin protein, and regulatory protein of the myosin। दोबारा सुन लें, MPF के 2 हिस्से हैं, माइटोसिस प्रमोटिंग फैक्टर के 2 हिस्से हैं। एक है साइक्लाइन डिपेंडेंट का, एक साइक्लाइन बी, दूसरा साइक्लाइन डिपेंडेंट काइनेज। जब ये दोनों आपस में मिल जाते हैं, साइक्लाइन बी और साइक्लाइन डिपेंडेंट काइनेज, तो MPF एक्टिव फॉर्म में हो जाता है। यानी माइटोसिस प्रमोटिंग फैक्टर क्या हो जाता है? एक्टिव फॉर्म में हो जाता है। जब ये एक्टिव हो जाता है तो ये फॉस्फोराइलेशन करता है, मतलब फॉस्फेट ऐड करता है डिफरेंट प्रोटीन के अंदर, बॉन्डिंग करता है, उनको एक्टिवेट करता है, उनको एनर्जी देता है, जिसमें हिस्टोन प्रोटीन है, लैमिन प्रोटीन और मायोसिन प्रोटीन। ये क्या करती हैं? इन दी एक्शंस that bring about the chromatin condensation,
न्यूक्लियर इन्वेलप डीपोलराइजेशन, न्यूक्लियर इन्वेलप टूटता है, एंड द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्पिंडल फाइबर। ठीक है, यानी अब आप डायग्राम पे देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगी बात। क्या होगा कि एमईएस फेज है, साइक्लाइन सिंथेसाइज होगा, साइक्लाइन सिंथेसाइज होगा, साइक्लाइन और सीडीसी साइक्लाइन डिपेंडेंट काइनेज, साइक्लाइन डिपेंडेंट काइनेज जो है ये दोनों आपस में मिल जाएंगे। तो अब ये जब दोनों कंपाउंड आपस में मिल गए हैं, अब ये एक्टिव कंपाउंड बन गया, यानी साइक्लाइन बी और CD2 साइक्लाइन डिपेंडेंट काइनेज जब दोनों मिल गए हैं तो अब ये एक्टिवेटेड MPF बन गया, माइटोसिस प्रमोटेड फैक्टर, माइटोसिस प्रमोटिंग फैक्टर बन गया। तो जब ये दोनों मिल गया तो एक्टिव हो गया, अब ये सेल एक सेल से दो सेल में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद ये जैसे ये सेल डिवाइड हो जाएगा तो ये साइक्लाइन डिग्रेड हो जाता है, साइक्लाइन टूट जाता है। अच्छा, अब अगला सवाल ये था कि ये एक सेल था, इसको दो सेल में कैसे कन्वर्ट किया गया। इसने जब ये एक्टिव फॉर्म में आ गया MPF तो इसने 3 प्रोटीन की फास्फोराइलेशन की है, मायोसिन प्रोटीन, मायोसिन प्रोटीन के साथ अगली कौन सी प्रोटीन है, हिस्टोन प्रोटीन, हिस्टोन, मायोसिन, और तीसरी प्रोटीन इसमें आती है वो लैमिन प्रोटीन। ये तीनों प्रोटीन जो है ये देखें ना, कंडेंसेशन ऑफ डीपोलराइजेशन न्यूक्लियर इन्वेलप और स्पिंडल फाइबर वगैरह बनाती हैं जिससे सेल डिवाइड हो जाए। कहता है कि अगर विदाउट साइक्लाइन बी साइक्लाइन डिपेंडेंट काइनेज द सब यूनिट ऑफ MPF नॉट फंक्शन, कि जब तक साइक्लाइन बी नहीं आएगा तब तक MPF एक्टिव नहीं होगा। तो दोबारा एक दफ़ा मैं आपको ये बता दूं कि MPF जो होता है इसके दो यूनिट्स हो गए, ठीक है, MPF दो यूनिट हो गए, एक हो गया इसका साइक्लाइन बी और दूसरे नंबर पर दूसरा सब यूनिट जो है वो साइक्लाइन डिपेंडेंट काइनेज है। एस फेज के दौरान ये बनता है और एम फेज के बाद ये खत्म हो जाता है साइक्लाइन। ये बाईफेजिक सेल डिवीजन होती है, बाईफेजिक। बाईफेजिक का मतलब है कि एक सेल से बाईफेजिक का मतलब है इसमें दो फेजेस होते हैं, एक फेज का नाम एम फेज है, दूसरे फेज का नाम एस फेज है। और ऊपर मैंने आपको बता दिया कि इसमें G1 और G2 फेजेस नहीं होते। जब G1 और G2 फेजेस में नहीं होते तो इसकी वजह से सेल का साइज इंक्रीज नहीं होता। ठीक हो गया। अच्छा, जिस तरह आप ये देखें ना, ये उसने इस डायग्राम को आप देखें तो ये उसने क्लीवेज में दिखाई है माइटोसिस, और ये उसने नॉर्मल माइटोसिस दिखाई है। इसमें ये एम फेज है, ये G1 फेज है, ये एस फेज है, फिर G2 फेज है। इन सब के दौरान क्या होगा, सेल का साइज भी इंक्रीज होता है। ये नॉर्मल माइटोसिस हो रही है जो कि सोमैटिक सेल में होती है, और ये क्लीवेज के सेल में हो रही है। ठीक है जी, जो क्लीवेज के जो सेल्स होते हैं वो क्या करते हैं, ये उनमें G1 और ये देखें G2 फेज आपको नजर नहीं आ, ये नॉर्मल माइटोसिस का सेल साइकिल है, और ये जो है ना ये क्लीवेज का सेल साइकिल, ये बाईफेजिक है, ये मल्टीफेजिक। ठीक है, जिसमें G0 भी होता है, और ये सारी चीजें आपने पढ़ी हुई हैं, इसकी डिस्क्रिप्शन उसने यहाँ पे ये दी हुई है। तो स्टूडेंट्स, ये आपके पास क्लीवेज का मैकेनिज्म आ गया कि किस तरह से क्लीवेज में एक सेल से दो सेल बनते हैं। थोड़ी सी और डिस्क्रिप्शन उसने दी है, वैसे ये कॉन्सेप्ट आपका यहाँ तक ये कंप्लीट हो जाता है। The presence of cycline B is controlled by the several proteins which ensures its periodic synthesis. Periodic synthesis इसलिए कि ये S फेज में बनता है और M फेज में टूट जाता है, इसको कहते हैं periodic synthesis and degradation। आगे लिखा हुआ, in most studies the regulator of cycline B are stored in the egg cytoplasm। यानी जो साइक्लाइन बी को बनाने वाली प्रोटीन का ये मैसेंजर आरएनए जो है ना, वो एग के साइटोप्लाज्म में होता है। सो सेल रिमेन इंडिपेंडेंट ऑफ न्यूक्लियर सेल डिवीजन।
मोस्ट उसने बात की है, सब की बात नहीं की उसने। इन द मोस्ट स्पीशीज सब की बात नहीं सुनी। द अर्ली डिवीजन टेंड टू rapid the cytoplasmic components are used up and the nucleus begin to synthesize them. ठीक है जी। In several species, the embryo now enter in the blastula stage. अब उसमें ना बाइफेजिक में added to the biphasic cell division of the embryo, यानी embryo stage में the first gap phase या growth phase are added to the cell cycle. embryo stage में जाकर उसमें ये यानी ब्लास्टुला स्टेज में जाकर, क्योंकि उस वक्त सेल का साइज भी बढ़ना होता है, उस वक्त उसमें होता है G1 और G2 फेज, अदरवाइज उसमें नहीं होता। ड्रोसोफिला एट द G1 ड्यूरिंग साइकिल 14 एंड G2 ड्यूरिंग साइकिल 17। तो यानी इसकी जरूरत उस वक्त पेश आती है जब ये सेल का साइज बढ़ना हो। The new messenger RNA are translated। ठीक हो गया, ये आपने प्रोसेस को पढ़ लेना, इसमें कोई खास बात नहीं लिखी हुई। इसमें वो ये आपको डिस्क्रिप्शन दे रहा है कि ये बाईफेजिक है पहली वाली जो है, और जो दूसरी है जो बी फिगर है, ये कंप्लीट सेल साइकिल ऑफ टिपिकल सोमैटिक सेल। ठीक है ना, इसमें इंटरफेस भी है, इसमें G0 स्टेज भी है। तो इसमें द साइक्लाइन responsible for the progression through the cell cycle and their respective kinases are shown to their point of cell cycle। तो हर जगह पर जहाँ भी जिस स्टेज में भी आएगी, तो ये देखें ना, अब ये साइक्लाइन की डिफरेंट टाइप्स आ गई। G1 में साइक्लाइन डी है, एस फेज में उसके बाद एस फेज में साइक्लाइन ए है। ये साइक्लाइन की डिफरेंट टाइप्स हैं जो कि ओवरऑल पूरे सेल के साइकिल में होती है। अब जनाब इससे क्लीवेज के बाद ये देखें ना, ये क्लीवेज हो रही है, एक सेल से दो सेल बन रहे हैं। अब इसमें एक तो कैरियोकाइनेसिस होता है और एक साइटोकाइनेसिस होता है। कैरियोकाइनेसिस के लिए आपने माइटोसिस सारी पढ़ी है। कैरियोकाइनेसिस के लिए स्पिंडल फाइबर्स बनती हैं, साइटोकाइनेसिस के लिए कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग बनता है। और दूसरी तरफ में ये सेंट्रियोल होते हैं, ये सेंट्रियोल क्या करते हैं, ये इसको स्पिंडल फाइबर्स बनवाते हैं। जब स्पिंडल फाइबर्स बनते हैं तो एक सेल से जो न्यूक्लियस होता है वो डिवाइड होता है। तो क्लीवेज का जो नेक्स्ट स्टेप आ रहा है इसमें, वो कहते हैं कि क्लीवेज इज द रिजल्ट ऑफ टू प्रोसेसेस, द कैरियोकाइनेसिस, माइटोटिक डिवीजन ऑफ द सेल न्यूक्लियस। अब इसमें जब न्यूक्लियस ने डिवाइड करना तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, हमें स्पिंडल फाइबर चाहिए। इन स्पिंडल फाइबर को बनाने के लिए जो प्रोटीन होती है वो ट्यूबुलिन प्रोटीन होती है। ठीक है, जिस तरह स्पर्म के फ्लैजेला में जिस तरह होती है। जबकि जो दूसरा प्रोसेस है, सेकंड प्रोसेस, वो है साइटोकाइनेसिस, डिवीजन ऑफ द साइटोप्लाज्म और डिवीजन ऑफ होल सेल। अब कहते हैं कि जो मैकेनिकल एजेंट है साइटोकाइनेसिस के, जो इसको करते हैं, वो कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग जो है वो एक सेल से दो सेल को बनाता है। साइटोकाइनेसिस के लिए कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग चाहिए और उसको कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग को बनाने के लिए एक्टिन प्रोटीन चाहिए। ठीक है ना, जो एक सेल से दो सेल में उसको डिवाइड करेंगे। अब इस टेबल में बड़ी खूबसूरत से डिस्क्रिप्शन दी है, सारा टॉपिक उसने कवर कर दिया। इसमें कहते हैं कि माइटोसिस कैरियोकाइनेसिस के क्लीवेज के दो स्टेप, कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस। तो कैरियोकाइनेसिस में हमें क्या चाहिए, कैरियोकाइनेसिस का जो एजेंट है वो स्पिंडल है, स्पिंडल फाइबर। उनके अंदर कौन सी प्रोटीन है, उनके अंदर ट्यूबुलिन प्रोटीन। ठीक है जी, तो ये हमेशा सेल के सेंटर में बनता है, इसीलिए वो ना सेल डिवाइड हो जाता है। और दूसरी तरफ साइटोकाइनेसिस है जिसमें कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग बनता है, इसमें एक्टिन प्रोटीन है और ये सेल के कॉर्टिकल साइटोप्लाज्म में बनता है। कॉर्टिकल कहते हैं कॉर्नर को, आउटर साइड। ये देखें ना, ये वो अंदर है नीचे की तरफ और ये बाहर है ऊपर की तरफ। तो ये दो चीजें वो आपको दिखा रहा है, कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग दिखा रहा है और ये नीचे स्पिंडल फाइबर दिखा रहा है। स्पिंडल फाइबर न्यूक्लियस को डिवाइड कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग जो है ये सेल को डिवाइड कर रहा है। तो ये साइटोकाइनेसिस कंट्रोल कर रहा है और वो कैरियोकाइनेसिस कंट्रोल। ये फिगर किसकी है, ये सियरचन एग उसने आपको दिखाया। ठीक है, फिगर 8.2 जो है ये वाला, इसमें वो आपको क्या ए वाले में,
जिसमें वो आपको कंट्रैक्टाइल रिंग दिखा रहा है, जिसमें वो स्पिंडल्स दिखा रहा है। कहता है कि जो एक्टिन फिलामेंट्स होती हैं, एक्टिन प्रोटीन होती है, फाउंड इन द कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स मतलब आउटर रीजन, rather than a central cytoplasm. In electron microscope, the ring of microtubule forming in the cortical band of point 1, कहता है बाहर वाली साइड पे होती है। This contractile ring consists of exists only during the cleavage. क्लीवेज के वक्त होते हैं। It is responsible for exerting the force that split the zygote into blastomeres. If the ring is disturbed, cytokinesis stop. जब साइटोकाइनेसिस स्टॉप हो जाएगी, जाहिर बात है वो एक सेल से दो सेल नहीं बनेगी। ठीक हो गया। उससे भी बहुत अहम बात आगे उसने लिखी है, कहते हैं द टाइटनिंग ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल या माइक्रोफिलामेंट रिंग क्रिएट्स द क्लीवेज फरोस, यानी वो टाइट होते हैं तो क्लीवेज फरो होती है, डीपनिंग हो जाती है उसकी, तो इन साइड डीप साइड हो जाता है। डीप होने की वजह से वो एक सेल से दो सेल बनना शुरू हो जाते हैं। माइक्रोट्यूब्यूल्स आर आल्सो नियर द क्लीवेज फरोस। तो ये स्टूडेंट्स आपने दो चीजें देख ली हैं क्लीवेज फरोस के बारे में। फरो कहते हैं लाइन को, ये जनाब ये अब ये इसकी इनसाइड पिंचिंग हो रही है, पिंचिंग इनसाइड क्लीवेज फरोस बन रहा है। ठीक है। The role of microtubule and the cell division diagram of the first cleavage of telophase। हाँ, ये भी एक बात है कि ये सेल साइकिल किस में है, ये टीलोफेज में। माइटोसिस फेज के टीलोफेज में से होता है, जिसमें सेंट्रियोल डिवाइड हो जाता है। बी में वो ये हमें इमेज दिखा रहा है जिससे एक सेल से दो सेल बन रहे हैं। बहरहाल इसको आप पढ़ लीजिएगा, इसमें कोई और नेक्स्ट कोई खास बात नहीं है। कहते हैं although the karyokinesis and cytokinesis are usually coordinated, they are sometimes separated by the nature and the experimental condition. So another way to produce this state ये देखें ना, ये कहता है कि जो इन सेट का है क्या, उसमें कैरियोकाइनेसिस पहले होती है, साइटोकाइनेसिस बाद में होती है। तो इसको भी कहता है कि हम रोक सकते हैं साइटोकाइनेसिस को और कैरियोकाइनेसिस को, यानी डेवलपमेंट के प्रोसेस को रोका जा सकता है। तो यहाँ तक स्टूडेंट्स आपने जो चीज़ें देखी हैं वो हमने ये मैकेनिज्म ऑफ क्लीवेज देखा है, ये बहुत अहम है। ये क्लीवेज एमपीएफ वाला, और क्लीवेज का क्वेश्चन आ जाए तो ये आपने लिखना है, और ये डायग्राम भी देंगे। उसके बाद आपने टाइप्स ऑफ क्लीवेज के बाद आपने इसमें देखा है कि कौन से क्लीवेज फरोस कैसे बनती हैं, कौन सी प्रोटीन है जो कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस को कंट्रोल करती हैं। ठीक है ना, ये प्रोटीन्स का आपने जिक्र करना है इसमें। उसके बाद आगे हम देखेंगे टाइप्स ऑफ क्लीवेज पे चला जाए। क्लीवेज की बेसिक दो टाइप्स हैं, होलोब्लास्टिक क्लीवेज है और मीरोब्लास्टिक क्लीवेज। ये दो क्लीवेज की टाइप्स हैं, होलोब्लास्टिक और मीरोब्लास्टिक, ये दो तरह की क्लीवेज। ये डिपेंड कर रहा है स्पीशी कौन सी है। इस टेबल से आपका यहाँ पे कोई क्वेश्चन आ सकता है टाइप्स ऑफ क्लीवेज के हवाले से, और जब आप कभी टेस्ट वगैरह देंगे तो फिर क्या होगा, फिर जो है वो इसमें से कोई एमसीक्यू वगैरह आ सकता है। तो होलोब्लास्टिक क्लीवेज असल ये देखें, ये क्लीवेज, ये जाइगोट था, ये दो सेल बने, ये चार बने, ये आठ बने, ये तो दो क्लीवेज। ये इसको एक को दो में किसने कन्वर्ट किया, ये जनाब वो एमपीएफ आया और उसने साइक्लाइन आया और हो गया, जो हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं। अब ये जो क्लीवेज होता है इसकी जो टाइप है, इसकी जो शेप है, ये डिपेंड कर रही होती है on the amount of yolk in the egg, on the amount of yolk in the egg। अब कुछ ऐसे एग होते हैं जिनमें यॉक बहुत ज़्यादा होती है, कुछ ऐसे एग होते हैं जिनमें यॉक बहुत कम होती है। यॉक और एल्ब्यूमिन क्या होता है, ये डेवलपिंग एम्ब्रियो के लिए सोर्स ऑफ फूड होते हैं, आपको पता है इस चीज़ का। तो इस यॉक की बेस पर क्या होता है,
डेवलपिंग एम्ब्रियो जो है वो उसको फीड कर रहा होता है, इस योग की बेस पर फिर क्लीवेज होती है। जिन एग्स में योग बहुत ज़्यादा होती है वो उनमें पूरा जो वो एग की जो साइटोकाइनेसिस है वो कंप्लीट नहीं होती, वो थोड़ी होती है। और जिनमें योग कम होती है उसमें पूरे का पूरा सेल डिवाइड करना है। ठीक है ना, ये देखें, होलोब्लास्टिक क्लीवेज को कंप्लीट क्लीवेज कहते हैं। होलो मतलब कंप्लीट, इसमें योग कम होती है तो लिहाजा पूरे का पूरा साइटोप्लाज्म डिवाइड हो जाता है। ये पूरे का पूरा साइटोप्लाज्म डिवाइड और इक्वल सेल बनते हैं, इक्वल साइज। ऐसी क्लीवेज को क्या कहते हैं? कंप्लीट क्लीवेज कहते हैं या होलोब्लास्टिक क्लीवेज कहते हैं। ठीक है ना। इसमें देखिए ना, इनमें जो ऐसे और ऐसे एग्स को क्या कहते हैं? आइसोलेसिथल। ये एग्स का नाम है आइसोलेसिथल। स्पेस एंड इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड यॉर्क, यानी थोड़ी थोड़ी पूरे साइटोप्लाज्म में है, यानी जो यॉर्क की मिकदार है वो ज़्यादा नहीं है, इसलिए ऐसे एग्स को क्या कहते हैं? आइसोलेसिथल एग्स कहते हैं। ठीक है, ये भी आपके ध्यान में होनी चाहिए। आइसोलेसिथल एग्स हैं और यॉर्क इनमें बहुत थोड़ी है, तो पूरे का पूरी जो जाइगोट है पूरे का पूरा डिवाइड हो रहा है, इसलिए इसको होलोब्लास्टिक क्लीवेज कहते हैं। ठीक है, इसमें इसकी जो पहली टाइप आती है वो रेडियल क्लीवेज है, जो कि एकोनोडर्म में और एम्फियोक्स वगैरह में होती है। एम्फियोक्स हेमिकॉर्डेट्स। उसके बाद स्पाइरल क्लीवेज है। स्पाइरल में अब ये देखें, ये रेडियल इस तरह से डिवाइड हो रही है, ह्यूमन में भी यही होती है रेडियल क्लीवेज, ये ध्यान में रखना। हमारी बॉडी में भी ये जब जाइगोट बनता है तो इसके अंदर इस तरह की क्लीवेज होती है, और ये रेडियल क्लीवेज है जिसमें और कोई फर्क नहीं है, बस उसका जो साइज है ना, ये शेप का फर्क आएगा। उसके बाद बायलेटरल क्लीवेज है, ये ट्यूनिकेट्स में होती है। और रोटेशनल क्लीवेज है, ये मैमल्स और नीमाटोड्स वगैरह में होती है। ठीक होगी। अच्छा जी, अब जो दूसरी टाइप है उसको हम क्या कहते हैं? हो मीरोब्लास्टिक क्लीवेज। मीरोब्लास्टिक क्लीवेज से पहले हमने देखने हैं एक और किस्म के एग्स हैं, मीजोलेसिथल एग्स। मॉडरेट वेजिटल यॉर्क डेपोजिशन या डिस्पोजिशन। यॉर्क इनमें ना मॉडरेट होती है, ना ज़्यादा ना कम, दरमियानी लेवल की। इनमें यॉर्क कम होती है आइसोलेसिथल में। मीजोलेसिथल में यॉर्क जो है वो दरमियानी सी होती है। तो डिस्प्लेस्ड रेडियल क्लीवेज एम्फीबियन की बॉडी में ऐसा होता है, मीजोलेसिथल। उसके बाद मीरोप्लास्टिक क्लीवेज में क्या होता है कि जो एग्स होते हैं वो टीलोलेसिथल होते हैं। ये मैं आपको बता दूं, टीलो, आइसो और मीजोलेसिथल, ये एग्स का नाम है। टीलोलेसिथल एग्स में डेंस यॉर्क होती है, जिस तरह मुर्गी का अंडा होता है। टीलोलेसिथल टीलोलेसिथल एग्स में जो यॉर्क बहुत ज़्यादा होती है, तो लिहाजा पूरे का पूरा जाइगोट डिवाइड नहीं कर सकते, क्योंकि यॉर्क बहुत ज़्यादा होती है। अब आपको सही समझ आ जाएगी। इसमें देखें, ये क्लीवेज हुई है जिसमें सिर्फ एक लाइन लगी है, ये दूसरी क्लीवेज हुई, ये तीसरी और ये चौथी हुई। अब जबकि ऊपर वाले में होलोब्लास्टिक में देखें, ये होलोब्लास्टिक में चूंकि यॉर्क कम थी, लेकिन पूरे का पूरा साइटोप्लाज्म गया, फिर गया, फिर गया। तो इसमें क्या हुआ है कि उसमें सिर्फ एक लाइन लगी है यहाँ, तो ये होलोब्लास्टिक में मुकम्मल क्लीवेज होगी क्योंकि यॉर्क कम है, जबकि मीरोब्लास्टिक में ये क्लीवेज। अब ये देखें ना, ये नीचे यॉर्क है तो ऊपर टॉप पे ये सेल बन रही है, ये देखें ये सारा नीचे यॉर्क। तो ऐसे एग्स को हम ये देखें ना, ये बर्ड का एग है, ठीक है, मुर्गी का अंडा जिस तरह से होता है, ऐसे एग्स को टीलोलेसिथल एग्स कहते हैं जिनमें यॉर्क बहुत ज्यादा होती है। ठीक है ना। अब यॉर्क इनमें ज्यादा क्यों होती है, ये भी एक अलग क्वेश्चन है। उनमें यॉर्क कम क्यों होती है? यॉर्क इनमें इसलिए ज्यादा होती है कि इनका प्लेसेंटा नहीं बनता। ये अंडे बॉडी से बाहर इंक्यूबेट किए जाते हैं, तो जो डेवलपिंग एम्ब्रियो होता है उसने उसी अंडे की जो यॉर्क होती है, जो वाइट होता है, वो सारा खाना होता है, एल्ब्यूमिन खानी होती है। मुर्गी के अंडे आपके सामने है ना, मुर्गी बर्ड है, तो बच्चे निकलवाए जाते हैं, तो वो जितने भी बर्ड्स हैं आप उनको देखते हैं, तो वो बॉडी से बाहर होते हैं, मैटरनल फीड उनको नहीं मिलती। समझ रहे हैं बात? मैटरनल फीड नहीं मिल रही। जबकि जो मैमल्स हैं उनमें क्यों नहीं है वो एग के अंदर यॉक होती? क्योंकि उनका प्लेसेंटा बन जाएगा। जब प्लेसेंटा बन जाएगा तो वो मैटरनल जो टिश्यूज हैं उनसे वो डेवलपमेंट आपको ले लेंगे, उनको जरूरत ही कोई नहीं इस चीज़ की। ठीक हो गया ना, ये बात आपको होपफुली समझ आ गई है। सेंट्रल एसिथल एग्स जिनकी यॉक दरमियान में होती है,
सुपरफिशियल क्लीवेज ये इंसेक्ट्स वगैरह में होती है। तो ये जो पूरा एक टेबल हमने देखा है ना, लेसिथल जहाँ भी आएगा ये एग्स की बात हो रही है। क्लीवेज होगी, बायलैटरल क्लीवेज है, डिस्कॉर्डियल, डिस्कॉर्डियल कहते हैं उस क्लीवेज को जो जो डिस्क की फॉर्म में ऊपर शुरू होती है, ये डिस्क की फॉर्म में ऊपर। एंड जो एग का योग है, योग सारे के सारा योग डिवाइड नहीं हो रहा, उसका टॉप वाला पोर्शन जो थोड़ा सा वो डिवाइड हो रहा, उसको क्या कहते हैं, डिस्कॉर्डियल क्लीवेज कहते हैं। डिस्कॉर्डियल जो एक डिस्क की फॉर्म में शुरू हो जाती है। ठीक हो गया जी, यहाँ तक आपने ये क्लीवेज की टाइप्स हैं इसको देखा है। तो अभी हम इसकी थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन पढ़ लेते हैं ये पैटर्न ऑफ क्लीवेज के हवाले से। कहते हैं कि जो पैटर्न ऑफ क्लीवेज है वो दो बातों पर डिपेंड कर रहा है। टू पैरामीटर डिटरमिन द पैटर्न ऑफ क्लीवेज। पहला क्या है, अमाउंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ यॉर्क, जिसके भी हमने बात की। द फैक्टर इन दैट साइटोप्लाज्म दैट इन्फ्लुएंसेस द माइटोटिक स्पिंडल, यानी जो उसमें एक्टिन प्रोटीन्स हैं, मायोसिन प्रोटीन्स हैं, उसकी बेस पे भी उसकी शेप बन रही होती है। The amount and distribution of yolk determine the cleavage can occur the relative size of blastomeres. When the one pole of egg is relatively yolk free, the cellular division occurs. जहाँ पर yolk कम होती है वहाँ पर सेल की डिवीजन होती है, ये बात आपने ध्यान में रखनी है। और वो हिस्सा जहाँ पर yolk कम होती है उसको एनिमल पोल कहते हैं, जिसमें yolk ज़्यादा होती है उसको वेजिटल पोल कहते हैं। एनिमल पोल एंड वेजिटल पोल। द यॉर्क रिच एरिया इज कॉल्ड वेजिटल, जिस तरह वेजिटेटिव ग्रोथ के हवाले से बात होती है, जहाँ पर कोई चीज़ स्टोर है, जहाँ पर यॉर्क ज़्यादा होती है उसको वेजिटल पोल कहते हैं। ये जाइगोट के हिस्से की बात हो रही है। जहाँ पर यॉर्क की तादाद कम होती है उसको हम क्या कहते हैं, एनिमल पोल। और जितनी भी एनिमल की डेवलपमेंट होती है ना, वो सारी की सारी एनिमल पोल पे होती है, जहाँ पर जो यॉर्क फ्री एरिया होता है, क्योंकि सेल ने डिवाइड करना होता है। सेल डिवाइड करते हैं तो उनसे ये आगे स्ट्रक्चर बनते हैं। So the zygote nucleus is frequently distributed towards the animal pole. ये आपसे कोई इंटरव्यू में पूछे, वाइवा में पूछे, तो आपको पता होना चाहिए कि जो zygote का न्यूक्लियस है या जो अर्ली डेवलपमेंट है वो एनिमल पोल में होती है, वेजिटल पोल में नहीं। अब बच्चों इसमें जो हमने वो जो कुछ बातें डिस्कस की हैं हमने इसमें गए फिगर्स में, उसकी थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन है। कहते हैं कि one extreme are the eggs of the sea urchin and mammal and snail. These eggs have a sparse, equally spaced yolk called isoleucithal eggs. ये eggs की बात, iso मतलब equal yolk। क्योंकि इनमें यॉर्क थोड़ी थोड़ी होती है तो लिहाजा इनमें जो क्लीवेज होती है वो होलोब्लास्टिक क्लीवेज होती है। मीन्स क्लीवेज फरोस एक्सटेंड थ्रू द एंटायर एग, ये ठीक है, होलोब्लास्टिक क्लीवेज। With little yolk, these embryo must have some other way of obtaining food. इनमें अगर yolk कम है तो भाई इनको कहीं और से खुराक लेनी पड़ेगी, एक्सटर्नल फैक्टर्स। जो ये इंसेक्ट वगैरह हैं या ये जो स्नेल्स हैं, इनमें वो लार्वा बन जाता है। लार्वा आपको पता है कि वो फिर फ्री फीडिंग हो जाता है। और ये जो मैमल्स हैं उनमें प्लेसेंटा बन जाता है। ठीक है जी, ये भी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि जिनमें यॉर्क कम होती है, क्यों कम होती है, क्योंकि उनकी डेवलपमेंट का तरीका हो रहा है। उनमें लार्वा बनेगा, उनमें प्लेसेंटा बनेगा। जिनमें यॉर्क ज़्यादा है उनमें लार्वा नहीं बनेगा, ना ही प्लेसेंटा। ठीक है ना, तो ये मोड ऑफ डेवलपमेंट पे डिपेंड कर रहा है। Another extreme example of the eggs of insects, fishes, reptiles and birds. The most of their cell volume is made up of by the egg yolk. So these yolk must be sufficient to nourish these animals throughout the embryonic development. तो ये योग क्योंकि बहुत ज़्यादा होती है, इस योग की इनको ज़रूरत होती है, क्योंकि इनमें ना तो लार्वा बनता है, ना लार्वा बनता है और ना ही इनमें प्लेसेंटा बनता है। तो ऐसे एग्स के अंदर जिनको हमने कहा था टीलोलैसिथल या मीजोलैसिथल एग्स कहा था, टीलोलैसिथल एग्स कहा था, इनके अंदर जो क्लीवेज होती है उसको हम मीरोब्लास्टिक क्लीवेज कहते हैं। मीरो मतलब ओनली अ स्मॉल पोर्शन ऑफ साइटोप्लाज्म इज क्लीव्ड, थोड़ा सा डिवाइड होता है, सारा नहीं।
The cleavage furrows don't penetrate in the yolk because the yolk platelet impede the membrane formation here. क्योंकि yolk के जो cells होते हैं उनके अंदर membrane सब किस्म की होती हैं, तो वहाँ पर cleavage काम नहीं कर सकती। ठीक है, तो इन सेट के जो yolk होती है वो सेंट्रल एसिकल दरमियान में होती है। तो डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म उनकी ना एक रिम की फॉर्म में होती है अराउंड द पेरिफेरी, उसको हम सुपरफिशियल क्लीवेज कहते हैं। ये वापस चलते हैं, ये देखें, ये पेरिफेरी की तरफ, ये कॉर्नर पे इनकी, क्योंकि इनकी योग दरमियान में है तो इनकी डेवलपमेंट कॉर्नर पे हो। समझ रहे हैं बात? ये और इनकी योग नीचे है तो इनकी जनाब ये क्लीवेज फरोज ऊपर बन रही है, ये ब्लास्टोमी है, ये ऊपर बन रही है क्योंकि इनकी योग नीचे है, डिस्कॉर्डियल क्लीवेज हो। ठीक हो गया? एसिकल में योग ज्यादा है तो ये उधर ऊपर जनाब डेवलपमेंट हो। तो दो तरह के जनाब इसमें आगे हैं, टीलोलेसिकल एग और आइसोलेसिकल और मीजोलेसिकल एग। ये बच्चों आपने बात ध्यान में रखनी है। तो मीजोलेसिकल में इन पे योग कम क्यों होती है? क्योंकि इनका मोड ऑफ डेवलपमेंट हो, इनमें ना प्लेसेंटा बनता है, सॉरी जो आइसोलेसिकल हैं इनमें या तो लार्वा बन जाता है या फिर इनका प्लेसेंटा बन जाता है, जिसकी वजह से ये सोर्स ऑफ फूड कहीं और से ले लेते हैं। लेकिन जो टीलोलेसिकल एग्स हैं जिनमें योग ज़्यादा होती है, बड़ा सा एग होता है, उसकी वजह क्या होती है कि उनमें ना तो लार्वा बनता है ना ही प्लेसेंटा बनता है। आपने बर्ड के एग देखे हैं ना, तो बर्ड्स के जो जितनी भी डेवलपमेंट है बर्ड्स की वो किसके ऊपर डिपेंड कर रही होती है? वो सारी की सारी इस योग पर डिपेंड कर रही है। जब वो बच्चा, ताकि हम गैस्ट्रुलेशन पे बात करेंगे, चिक एम्ब्रियोलॉजी पे बात करेंगे, जब उसमें से वो निकल जाते हैं स्ट्रक्चर, एग में से जब ग्रोथ हो जाती है तो उसके बाद फिर क्या होता है, और उसका अंडा अंदर से बिल्कुल खाली सा होता है। जैसे वो एग एग जो चिक एग के अंदर बन जाता है वो फिर उसको हैच करके बाहर आ जाता है। इसका मतलब वो सारी योग उसने कंज्यूम की होती है। सही है ना? ठीक हो गया जी। डिस्कॉर्डियल क्लीवेज भी हो गया जिसमें टीलोलेसिकल एग्स होते हैं बर्ड्स की और फिशेस के, जिसमें योग ज़्यादा होती है। ठीक है ना? ओनली अ स्मॉल एरिया ऑफ दैट दैट इज फ्री ऑफ योग, यानी थोड़े से हिस्सा ऐसा जिसमें योग नहीं होता, बाकी सारे में योग की होती है। तो उनमें क्लीवेज बिल्कुल ऊपर शुरू होती है एक डिस्क की तरह, इसलिए इसको डिस्कॉर्डियल क्लीवेज कहते हैं। ठीक हो गया जी। कहते हैं जी योग इज जस्ट वन फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग अ स्पीशी पैटर्न ऑफ क्लीवेज, यानी योग का बहुत रोल है कि क्लीवेज कहाँ पे होगी, सेंटर में होगी, ऊपर होगी, पेरिफेरी में होगी। सो देयर आर आल्सो द इनहेरिटेड पैटर्न ऑफ सेल डिवीजन, जो उनके जेनेटिक्स में चीज़ है वही आ गया है। द इनहेरिटेड फैक्टर कैन रेडिली बी सीन इन द आइसोलेसिकल एग्स। In the absence of large yolk concentration, holoblastic cleavage takes place. But for more pattern of this cleavage, typically यानी कहता है कि बेसिकली अगर हम देखें तो हमें दो ही क्लीवेज मिलती हैं, एक होलोब्लास्टिक क्लीवेज मिलती है और दूसरी मीरोब्लास्टिक क्लीवेज मिलती है। लेकिन बाकी अगर हम देखें तो स्पाइरल और रेडी क्लीवेज। तो यहाँ तक स्टूडेंट्स आपका ये टॉपिक कंप्लीट हो जाता है अर्ली डेवलपमेंट के हवाले से कि क्लीवेज क्या है, क्लीवेज का मैकेनिज्म क्या है, यहाँ से आपने इसको करना है। ये पहले छोटा सा इंट्रोडक्शन भी इसका देना, क्लीवेज क्या है, क्लीवेज का मैकेनिज्म क्या है, कौन से फैक्टर्स हैं जो क्लीवेज को वो मॉनिटर करवा रहे होते हैं। ठीक है ना? उसके बाद प्रोटीन कौन सी हैं, साइटोकाइनेसिस किस तरह से हो रहा है, कैरियोकाइनेसिस किस तरह से हो रहा है, क्लीवेज के पैटर्न क्या हैं, क्यों क्लीवेज इस तरह से होती है। ठीक है, तो ये बच्चों आपने देख लिया। ये क्लीवेज का क्वेश्चन भी लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो इसलिए बेटा इसको अच्छी तरह से तैयार कर लें।
अगला पॉइंट आपके सिलेबस में गैस्ट्रुलेशन का है। तो गैस्ट्रुलेशन काफ़ी लॉन्ग है, तो गैस्ट्रुलेशन पे हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कर लेते हैं। उसके बाद फिर हम गैस्ट्रुलेशन इन सी एच एन, गैस्ट्रुलेशन इन बर्ड और गैस्ट्रुलेशन इन मैमल, ये 3 गैस्ट्रुलेशन आपके सिलेबस में शामिल हैं। होता ये है इसमें उसने 3 स्टेप छोड़ दिए हैं। जब जाइगोट बन गया, जाइगोट में क्लीवेज होती है तो मोरूला बनता है। मोरूला के बाद गैस्ट्रूला बनता है, उसके ब्लास्टूला बनता है, ब्लास्टूला के बाद गैस्ट्रूला बनता है। तो गैस्ट्रूला के अंदर जो चेंजिंग्स होती हैं उसको गैस्ट्रुलेशन कहते हैं। ठीक है जी। ये आपने सेकेंड ईयर में भी है बच्चे एम्ब्रियोलॉजी, और उसके बाद बीएससी में भी है, तो थोड़ा बहुत पढ़ा ही होगा। तो मैं आपको 2 स्टेजेस पहले बता रहा हूँ कि ब्लास्टोमियर का जो बाल बनता है ना, जो क्लीवेज के नतीजे में, उसको कहते हैं मोरूला। मोरूला के बाद बनता है ब्लास्टूला, ब्लास्टूला के बाद बनता है गैस्ट्रूला। तो गैस्ट्रूला जो होता है ना, गैस्ट्रूला उसके अंदर गैस्ट्रुलेशन होता है। ठीक है ना, ये देखें ड्यूरिंग द गैस्ट्रुलेशन, गैस्ट्रुलेशन के दौरान मैं एक छोटा सा आपको कॉन्सेप्ट दे दूं, आप लिख लें। गैस्ट्रुलेशन इज द मूवमेंट एंड रीअरेंजमेंट ऑफ द सेल्स टू फॉर्म जर्म लेयर्स। बस गैस्ट्रुलेशन में सेल मूव करते हैं, सेल रीअरेंज करते हैं, जिसके नतीजे में सेल्स की जर्म लेयर्स बनती हैं। जर्म लेयर्स का मतलब क्या है, एक्टोडर्म बन जाती है, मीजोडर्म बन जाती है और एंडोडर्म बनती है, जिनसे फिर फर्दर ऑर्गन बनते हैं। ठीक है ना। During the gastrulation, the cells are given the new position and the new neighbors, and multi-layered body plan of the organism is established. These cells will form the endodermal, mesodermal organs or brought inside of the embryo. जितनी भी बॉडी की 3 जर्म लेयर्स बनती हैं, या के लिख दिए उसने 3 जर्म लेयर्स, आउटर एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। ये तीनों जो लेयर्स बन रही हैं जिससे मुकम्मल बॉडी के टिश्यूज और स्ट्रक्चर बनते हैं, ये हम बात करेंगे इस पे। तो उसमें ये सारे के सारे कि कैसे होता है कि सेल्स की मूवमेंट और रीअरेंजमेंट होती है। तो अभी जब हम जो बात करेंगे ना, वो सेल्स की मूवमेंट पे बात करेंगे। गैस्ट्रुलेशन इन्वॉल्व द कॉम्बिनेशन ऑफ सेवरल मूवमेंट्स। These movement involve the entire embryo and cell migration in one part of the gastrulation. ठीक है, गैस्ट्रुलेशन वगैरह होती है सभी गैस्ट्रुलेशन। मैं हमने तो बच्चों गैस्ट्रुलेशन में जो मूवमेंट होती है उसमें 3 टाइप्स हैं। द टाइप्स ऑफ मूवमेंट इन गैस्ट्रुलेशन, एक मूवमेंट जिसमें गैस्ट्रुलेशन के मूवमेंट होती है, मूवमेंट की वजह से जो सेल्स की अरेंजमेंट होती है, उसके बाद जर्म लेयर्स बनती है। तो ये 5 किस्म की हैं, ये आपके शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकती हैं कि बताएं जी मूवमेंट कौन सी सेल डिवीजन के दौरान हो रही है गैस्ट्रुलेशन के दौरान। पहली है इनवेजिनेशन होती है, ये तो सिंपल सा है कि सेल की एक लेयर बनती है और सेल इनसाइड पिंच कर देती है, उसको कहते हैं इनवेजिनेशन होगी। ठीक है, सेल इनसाइड मूव कर रहा है। ठीक है, ये सेल की मूवमेंट की पहली टाइप। इन फोल्डिंग ऑफ द सेल शीट इनटू द एम्ब्रियो, इन फोल्डिंग, इनवेजिनेट करना। इस तरह की एग्जांपल हमें सीएचएन की जब एंडोडर्म बनती है तो वहां पे हमें मिलती है। इनवोल्यूशन, इन टर्निंग ऑफ द सेल शीट, ये यहाँ पर इन फोल्डिंग नहीं हो रही, इन टर्निंग हो रही है। देखो यहाँ से बन गया, या इस तरह से ऊपर की तरफ जा, इन टर्निंग ओवर द बेसल लेयर। ये पहले बेसल लेयर बनी हुई है और ये लेयर नहीं जो बन रही है, ये इसके ऊपर इंटर्न कर रही है ताकि ये 2 लेयर बन जाए। ठीक है ना, ओवर द बेसल लेयर। ये जब एम्फीबियन का मेसोडर्म बनता है तो उसमें ये एग्जांपल में इन टर्निंग है और वो इन फोल्डिंग है। उसमें वो बेसल लेयर की किसने बात नहीं की, यहाँ पर ये बेसिंग लेयर के ऊपर इंटर्न कर। उसके बाद आगे आ गया इंग्रेशन। इंग्रेशन क्या होता है, माइग्रेशन ऑफ द इंडिविजुअल सेल इनटू द एम्ब्रियो। ये तो टोटली चेंज है, इसमें एक एक सेल अलग अलग से जाएगा, इंग्रेशन करेगा, उसको इंग्रेशन कहते हैं। माइग्रेशन ऑफ इंडिविजुअल सेल्स इनटू द एम्ब्रियो, सिंगल सेल, एक एक सेल जाएगा। सीएचएन मेसोडर्म के अंदर ड्राजोफिला के जो न्यूरोब्लास्ट बनते हैं, न्यूरोब्लास्ट जो नर्वस सिस्टम के दौरान, तो ये 3 टाइप हो गए।
चौथी है डीलैमिनेशन। डीलैमिनेशन शीट्स का अलग होना, स्प्लिटिंग एंड माइग्रेशन ऑफ शीट इनटू द टू शीट्स। एक लेयर बनी हुई थी उससे दो लेयर बनेंगी, डीलैमिनेशन। हम क्या करते हैं, किताबों की लैमिनेशन कापियों की करवाते हैं तो ऊपर तक कवरिंग चढ़ा देते हैं। डीलैमिनेशन का मतलब है उतार देना, एक शीट अलग हो जाएगी दूसरी शीट। तो ये मैमल्स में हाइपोब्लास्ट वगैरह जब बनते हैं उस पर। हाइपोब्लास्ट कब बनता है ये इंशाल्लाह जब गैस्ट्रुलेशन पढ़ाऊंगा तो आपको डिटेल में समझा दूंगा। आखिरी जनाब इसमें आ जाती है एपीबॉली। एपीबॉली देखें, द एक्सपेंशन ऑफ वन सेल शीट ओवर द अदर सेल। एक्सपेंशन है ये सेल की शीट एक्सपेंड कर रही होती है एक सेल के ऊपर। देखें ना, ये यहाँ तक बनी हुई थी, ये एक्सपेंड करके आगे आ गई। ये यहाँ तक बनी हुई थी, ये एक्सपेंड करके इधर आगे आ गई। तो ये जो मूवमेंट होती हैं ये कब होती हैं, गैस्ट्रुलेशन के दौरान होती हैं। इन मूवमेंट के नतीजे में जर्म लेयर बनती है। अभी तक आपने गैस्ट्रुलेशन की ये चीज़ें पढ़ी, ठीक है ना। एक्सपेंशन ऑफ वन सेल ओवर द अवर सेल। तो ये बेटा इसके नीचे एग्जांपल भी लिखी हुई है, दोबारा देख लेते हैं। 5 टाइप उसने बताई है मूवमेंट की जो कि गैस्ट्रुलेशन के दौरान होती है। इनवेजिनेशन बिल्कुल सिंपल है, इन फोल्डिंग ऑफ सेल, सेल शीट। फिर उसके बाद इनवोल्यूशन है, इसमें इंटर्निंग होती है। उसके बाद इनग्रेशन है जिसमें एक एक सेल अलग से मूव करता है। डीलैमिनेशन है, एक शीट दो शीट में अलग हो जाती है। और एपीबॉली में क्या होता है, एक्सपेंशन ऑफ सेल शीट। ये वर्ड्स आगे आएंगे जब हम गैस्ट्रुलेशन पढ़ेंगे, उनमें ये एपीबॉली, डीलैमिनेशन, इनग्रेशन, इन्फ्यूजन, ये वर्ड बार बार इस्तेमाल होंगे, लिहाजा आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। ये इनकी बेटा नीचे डेफिनेशन लिखी हुई है, वही डेफिनेशन जो हम ऊपर पढ़ के आए हैं वही यहाँ पर लिखी हुई है। तो ये आपको पता होना चाहिए। एपीबॉली में ये एपिथेलियल सेल शीट है, ये स्प्रेड करता है, यानी इसमें एक्सटेंशन ऑफ शीट हो रही थी, उसमें सेपरेशन ऑफ हो रही थी, इनग्रेशन था, इनवोल्यूशन था, ये आपने रीड करना है, ठीक है जी। उसके बाद आगे ना ये एक्सिस फॉर्मेशन के हवाले से बात हो रही है। एक्सिस फॉर्मेशन के हवाले से कि जब बॉडी के एक्सिस बनते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। ये आगे डेवलपमेंट पे बात होगी। एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस से क्या मुराद है, डॉर्सो वेंट्रल से क्या मुराद है, राइट और लेफ्ट से क्या मुराद है, इन सारे एक्सिस का आपको पता होना चाहिए। ये देखें, ये एंटीरियर साइड इसका हो गया, ये पोस्टीरियर साइड हो गया। तो ये एंटीरियर पोस्टीरियर आगे से पीछे की तरफ, ठीक है। ये डॉर्सो वेंट्रल, डॉर्सल साइड हमेशा ऊपर वाली साइड होती है। डॉर्सल ये ऊपर वाली साइड है और वेंट्रल नीचे। अगर हम इसको ऐसे काट देंगे, ये डॉर्सो वेंट्रल ही हमें काट देंगे। अगर हम इसको ऐसे लंबाई के रुख काटेंगे ये, तो ये एंटीरियर पोस्टीरियरली इसकी ग्रोथ हुई है, या इसको काट। डॉर्सो वेंट्रल का मतलब है इसके दूसरा, हमने कोई भी खीरा वगैरह काटते हैं ऐसे दरमियान से काटते हैं। उसके बाद आ गया लेटरल साइड, ये इसकी लेटरल साइड है, ये बन ये किस कोने से, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक इसी तरह से लेटरल साइड। हॉरिजॉन्टल प्लेन इसका हो गया, ट्रांसवर्स सेक्शन हो गया जिसको कट सेक्शन कहते हैं, ठीक है ना। ये मजीद आप इस फिगर में देखेंगे आपको समझ आ जाएगी। ये हो गया डॉर्सो वेंट्रल ऊपर से नीचे की तरफ, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है यानी जो लेटरल साइड पे। तो ये वर्ड है मिड सैजिटल प्लेन, ये वाला मिड मिड सैजिटल का मतलब होता है कि हम इस तरह से काटें तो उसके इंटरनल पार्ट हमें नजर आना शुरू हो जाए। मिड सैजिटल, सैजिटल सेक्शन अंदर से काट दें, ठीक है, जिससे हमें उसका स्ट्रक्चर पता चलना शुरू हो। तो आगे जब हम बात करेंगे ना तो सेल फेट्स आएंगे। सेल फेट्स, फेट कहते हैं किस्मत को, कि किस सेल से कौन सा स्ट्रक्चर बनेगा उसको कहते हैं सेल फेट। किस सेल से, यानी आई किस सेल से बनेगी, हार्ट किन सेल से बनेगा, बोन्स किन सेल से बनेंगे, इसको कहते हैं सेल फेट। दिस सेल फेट्स आर डिटरमिन्ड बाय द सेल टू सेल कम्युनिकेशन और इंटरेक्शन। इस पे आगे आएंगे डिटेल को हम उसमें बात करेंगे। ड्यूरिंग क्लीवेज एंड जनरली फॉलो द थ्री मैकेनिज्म, कि वो सेल किस तरह से आपस में इंटरेक्ट करते हैं। The molecules are bound to the egg cytoskeleton and passively acquired by the cell
ऑब्टेन दिस, यानी वो सेल के साइटोस्केलेटन के जरिए सेल एक दूसरे से जुड़े होते हैं, इसलिए वो सेल इकट्ठे रहते हैं। The molecules are actively transported along the cytoskeleton to the one particular cell. Molecule become associated with a specific central cell. ये तीन तरह के इसमें हो जाएंगे, ठीक है। ऐसी कुछ प्रोटीन्स होती हैं, देखिए ना, कि ट्रांजिशन फैक्टर्स हैं जो कि एक्टिवेट होते हैं और सप्रेस होते हैं, जिस वजह से कोई स्ट्रक्चर बनता है। तो इसकी वजह से बॉडी में डिफरेंट बॉडी और ऑर्गन्स बनते हैं, ठीक है ना। ये शॉर्ट में ये सारी बातें, अभी तक ये जो गैस्ट्रुलेशन हमने जितना पढ़ा है ना, गैस्ट्रुलेशन के ये पॉइंट सारे शॉर्ट में आएंगे, लॉन्ग में नहीं आएगा, ठीक है। जिसमें आपने फिर इसकी एक्सिस देख ली है कि एम्ब्रियो मस्ट डेवलप 3 क्रूशियल एक्सिस, एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस, डॉर्सो-वेंट्रल एक्सिस, और तीसरा है राइट एंड लेफ्ट एक्सिस। ये 3 एक्सिस उसने बच्चे आपको बताए हैं। ये 3 तरह के एक्सिस होते हैं जो कि ज़्यादा एनिमल के हवाले से देखे जाते हैं। एंटीरियर पोस्टीरियर जो आगे से पीछे की तरफ, राइट लेफ्ट आपको पता चल गया, दोनों साइडें होंगी। डॉर्सी वेंट्रल ऊपर से नीचे। ये एक्सिस के बारे में आपने पढ़ना है, ये जो लिखी हुई है इनकी डेफिनेशन। ये the right to left axis is the line between the two lateral sides of the body. हाँ, इसमें जो मेन बात है ना, वो एनिमल सिमेट्री पे भी बात हो रही है कि एनिमल की सिमेट्री किस तरह से होती है, ठीक है। सिमेट्री आपको पता है ना, आप किसी बंदे को देखते हैं, कहते हैं इसकी बड़ी खूबसूरत सिमेट्री है, तो हम बज़ाहिर भी सिमेट्री से मुराद क्या ले रही होती है, अरेंजमेंट ऑफ बॉडी ऑर्गन या स्पेसिफिकेशन ऑफ ऑर्गन, उसके बॉडी ऑर्गन किस तरह से असेंबल हुए हैं, उसको सिमेट्री कहते हैं। तो जितनी भी सिमेट्री बनती है, एक्सिस फॉर्मेशन होते हैं, सेल स्पेसिफिकेशन होती है, ये सारी की सारी चीज़ें किस पर डिपेंड कर रही हैं, स्ट्रक्चर्स के ऊपर। जो ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स हैं इनके ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, या ये एक्टिवेटर और रिप्रेसर प्रोटीन जो होती हैं इनके ऊपर ये डिपेंड कर रहा है, ठीक है। ये एंटीरियर पोस्टीरियर हो गया, आगे से पीछे की तरफ। The axis is the line extending from head to tail. Dorsoventral is the line extending from the back to the belly ventral, यानी कमर से जो बैक साइड है हमारी, वहां से लेकर बेली वाली साइड पे। वैसे याद रखिएगा एक और बात, वेंट्रल साइड जो होती है ना, वो हमेशा वो साइड होती है जो एनिमल की जमीन की तरफ होती है। डॉर्सिवेंट्रल साइड हो जाती है, ठीक है ना। Although the human may look symmetrical, recall the most of the else, the heart, liver or in the left half of the body only. तो कहता है कि हमारी सारी चीजें सिमेट्रिकल हैं, लेकिन हमारा हार्ट भी लेफ्ट साइड पे है और लिवर क्या है, लिवर लेफ्ट साइड पे होता है कि राइट साइड पे होता है। Somehow embryo knows that some organ belong to the one side and other organ to the other side. कहता है कैसे ये जनाब हो जाता है कि कुछ आधा ऑर्गन उस तरफ हो जाते हैं, आधे ऑर्गन इस तरफ हो जाते हैं। ये सारे एक स्पेसिफिक प्लेन के तहत ये सारा काम होता है, ठीक है। इसमें ये 2 पॉइंट्स हैं, ये वाले कहते हैं कि कुछ ऐसे जाइगोटिक जीन्स जनाब एक्सप्रेस होती हैं एम्ब्रियोजेनेसिस के दौरान। एम्ब्रियोजेनेसिस एम्ब्रियो फॉर्मेशन के दौरान। रैपिड स्पेसिफिकेशन ऑफ ब्लास्टोमियर, ब्लास्टोमियर जो बनते हैं उनमें जीन्स एक्टिव होती हैं और वो सेल्स को यहाँ पे इकट्ठा रखती हैं, या सेल्स को वो जो ऊपर मूवमेंट हमने देखी है ना, सेल की मूवमेंट को कौन कंट्रोल कर रहा होता है, ये जीन्स कंट्रोल कर रहे हैं, स्पेसिफिकेशन ऑफ जीन्स। तो तीसरे नंबर पे है कि रिलेटिव स्मॉल नंबर ऑफ द सेल्स, फ्यू हंड्रेड और लेस एट गैस्ट्रुलेशन। इस सेल्स का भी स्पेसिफिक नंबर है, उससे वो ज़्यादा इकट्ठे नहीं रह सकते। तो इन 3-4 चीज़ों से आपने क्या देखा है कि गैस्ट्रुलेशन के दौरान जो सेल की मूवमेंट है उनके दौरान, यानी एम्ब्रियोजेनेसिस के दौरान जीन्स एक्टिव होती हैं, जिससे ये एक्सिस वगैरह बनती है। ये सारा ये भी शॉर्ट था, और ये जो गैस्ट्रुलेशन का ऊपर इंट्रोडक्शन हमने देखा है, गैस्ट्रुलेशन की मूवमेंट, ये भी शॉर्ट है, ये आपके शॉर्ट क्वेश्चन में ही आएंगे।
तो उसके बाद आपके सिलेबस में ये गेस्टुलेशन ऑफ CHN है, इसको इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम देखते हैं। आप इस क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं बेटा, कोई बातें आपकी हो तो आप पूछें, तो होपफुली आपको डेली बेसिस पे मैं नेक्स्ट लेक्चर भेज देता हूँ, अच्छी तरह से इसको तैयार करूँ। योर क्वेश्चन आर वेलकम, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह।